हॉकी एक ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ियों की स्पीड के साथ ही बढ़ जाती है दर्शकों के दिल की धड़कन। जिस खेल में खिलाड़ी अपने स्टिक के जादू से खेल प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दें। हॉकी के लिए उसी दीवानगी को जुनून में बदल अपने निर्णायक गोल से भारत के नाम 1975 का वर्ल्ड कप कर अपने पिता का मान और देश का सम्मान बढ़ाया। जी हाँ, अनसुनी कहानियों के सफर में आज बात हॉकी की शान अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अशोक कुमार ध्यानचंद की, जिनके खेल ने दुनिया भर में भारतीय हॉकी टीम के वर्चस्व को हमेशा कायम रखा। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शहर झांसी से ताल्लुक रखने वाले अशोक का जन्म 1 जून 1950 को एक ऐसे परिवार में हुआ जहां हॉकी को खेला नहीं पूजा जाता था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे और रूप सिंह के भतीजे होने के नाते अशोक को हॉकी विरासत में मिली। ध्यानचंद और रूप सिंह ने अपनी स्टिक के जादू से हॉकी की वो नींव गाड़ी जिस पर चलकर अशोक ने हॉकी को अपनी जिंदगी में यूं शुमार किया कि हॉकी और अशोक एक ही सिक्के के दो पहलू होकर रह गए। मेरठ शहर में मेरा जन्म 1950 1 जून। तब मेरे पिताजी, जिनको हम बाबूजी कहते थे, वहाँ पर वो मेजर के पद पर कायम थे आर्मी के अंदर। जैसा सबको मालूम है, उनका जीवन एक अनुशासन के तहत, चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे वो फौज का मैदान हो, उसके अंदर गुजरा। बचपन से ही पिता चाचा के किस्से कहानियां सुनकर बड़े हुए अशोक ने जब होश संभाला तो खुद को हॉकी में ही लीन पाया। 7 साल के छोटे अशोक ध्यानचंद साहब की ख्याति को समझ तो न पाते, इतने सारे लोग उनसे रोजाना क्यों मिलने आते। उन्हें तब ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन हॉकी को उन्होंने बचपन से ही समझना शुरू कर दिया था। 1956 में बाबूजी रिटायर हुए आर्मी से, उस मेजर के पद से, दूसरी क्लास में पास करके। और जैसे ही हुआ तो पता लगा बाबूजी का रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट पता तो था नहीं। हाँ, घर में जब जो लोग आते थे बाबूजी से मिलने के लिए तो बड़ी उत्सुकता होती थी, एक क्यूरोसिटी होती थी कि इतने सारे लोग बाबूजी से मिलने आ रहे हैं, क्या बात है, क्या वजह है। क्योंकि उनके नाम और जो ख्याति थी और जो उन्होंने काम किया था उसके बारे में इतनी जानकारी मुझे नहीं थी। लेकिन उनको देखकर मैं जो कौतूहल हुआ करता था कि ऐसे क्यों लोग आते हैं मिलने के लिए, उनसे बातें करते हैं। और वो बातें हॉकी की होती थी कि वो हॉकी का ज़माना था। और एक चीज़ और बाबूजी की याद है मुझे कि एक मोटरसाइकिल उन्होंने पुरानी कहीं से ख़रीदी थी उस ज़माने में, जो कि धक्का दे के हमेशा स्टार्ट होते हुए देखा था मैंने। अशोक को हॉकी स्टिक से प्यार शुरू से ही रहा। बचपन में भाइयों संग हॉकी खेलने की वो शुरुआती ललक एक दिन उन्हें भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। झांसी के मशहूर हॉकी मेकर पंडित सोहनलाल के बनाए हॉकी स्टिकों से प्रभावित अशोक नित नई हॉकियों को आजमाते रहे और हॉकी में खुद को पारंगत करते रहे। 3-4 साल की उम्र से जो मेरी यादाश्त है, तो वो यादाश्त के अंदर मेरे उस घर के सामने एक छोटा सा ग्राउंड, और उस ग्राउंड में पंडित सोहनलाल जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो हॉकी मेकर थे मेरठ के, बहुत जाने माने हॉकी मेकर्स, स्पोर्ट्स की आइटम्स बनाते थे। उनकी छोटी बड़ी और साइज़ की स्टिकें मेरे घर में आना और उन हॉकी स्टिकों से उस छोटे से मैदान पर अपने भाइयों के साथ मुझे खेलना, मेरा खेलना, जिसमें छोटी हॉकी मुझे मिली थी और मैं उससे खेलता था अपने भाइयों के साथ में। मेरे से बड़े भाई राजकुमार, मेरे उनसे बड़े भाई सोहन सिंह। तो वो उस ग्राउंड के ऊपर खेलना एक बड़ी अनोखी चीज़ थी। स्कूल के समय से सभी खेलों में माहिर अशोक अपने समय के सभी टूर्नामेंट की शान रहे। हॉकी की दीवानगी ने उन्हें झांसी के हीरो क्लब से जोड़ा, जहां उन्होंने हॉकी की बारीकियां सीखी। हॉकी के लिए उनका ये प्यार ही था कि 15 साल की उम्र में उन्हें अपने स्कूल टीम की तरफ से झांसी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। झांसी शहर में छोटे टूर्नामेंट, जो अंडर 13 ईयर्स और 12 साल और 14 साल के बच्चों के टूर्नामेंट्स होते थे, वो टूर्नामेंट्स के लिए मुझे कुछ क्लब वाले स्कूल से ले जाते थे खिलाने के लिए। तो वो क्लबों के थ्रू मैं उन बड़े मैदानों पे पहुंचा हूं। उन मैदानों पे पहुंचने के लिए जो मेरी खुद की तैयारी थी वो ये थी कि हमारे घर के पास में 100 गज की दूरी पर एक झांसी हीरोज़ क्लब है, जो आज भी कायम है, जो 1922 में स्थापित हुआ था। उस क्लब में शाम के वक्त हॉकी के खेल हुआ करते थे। हॉकी के खेल होते थे तो शाम को मेरा वहाँ पहुँचना
चाहे वो 4, साढ़े 4, 5 बजे, गर्मी के दिन में तो थोड़ा लेट, सर्दियों में 4 बजे, और वो जाना एक मस्त हो गया था, ज़रूरी हो गया था। 60 के दशक में स्कूल की टीम का प्रतिनिधित्व कर यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों पर अपनी धाक जमाने वाले अशोक ने हॉकी को अपनी जिंदगी से जोड़ने में कुछ समय जरूर लगाया, मगर वो वक्त भी आया जब उन्हें अपना रास्ता दिखा। वो साल था 1964, जब जापान के टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक मिला, जिसमें मोहिंदर लाल, गुरुबख्श सिंह, बलबीर सिंह के किस्से रेडियो कमेंट्री के सहारे सुन रहे 14 साल के अशोक में हॉकी के लिए दीवानगी कुछ यूं जागी कि फिर कभी उनके हाथों से स्टिक छूट नहीं पाए। मोहिंदर लाल राइट हाफ खेलते थे, उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया, और गोल करने के बाद जो कमेंटेटर ने उनके बारे में बयान किया और बातें सुनी, मैंने ओलंपियंस के बारे में पता लगा क्या उसकी कीमत है। और उसको एक ओलंपियन बलबीर सिंह, ओलंपियन उधम सिंह, ओलंपियन गुरबख्श सिंह, ओलंपियन महेंद्र लाल, तो ये वो चीज़ें थी जिन्होंने मेरे को एक इम्पैक्ट दिया, एक दिमाग पे एक जोर सा दिया कि अशोक कुमार तुम्हारा नाम भी तो ओलंपियन हो सकता है, ओलंपियन अशोक कुमार। तो वो जो 64 का मेरा कमेंट्री थी, उसने मुझे जगाया और खेलने के लिए, और अच्छा खेलने के लिए प्रेरित किया। वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, जिसको मैं कह सकता हूँ। और उसके बाद जो मेरी सेल्फ प्रैक्टिस थी हॉकी के लिए कैसे आगे खेलना, कोचेज़ नहीं हुआ करते थे, कोई ट्रेनिंग पार्ट नहीं था। आप दूसरों को देखो, उनकी हॉकी सीखो और खेलो। यही बाबूजी ने भी एक 3 लाइनों के अंदर एक बड़ी अच्छी टिप्स दी थी बच्चों को कि देखो, प्रैक्टिस करो और खेलो। हॉकी में करियर बनाने का मन बना चुके अशोक ने झांसी से शुरुआती पढ़ाई कर राजस्थान के कोटा का रुख किया। कॉलेज की हॉकी टीम के वो सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। जल्द ही अपने दमदार खेल के दम पर अशोक ने राजस्थान नेशनल हॉकी टीम में जगह बना ली। दमदार डिफेंडर के साथ ही गजब की गेंद पास करने की तकनीक होने के चलते अशोक ने अपने नाम कई कीर्तिमान रचाए। वो मेरे लिए जो मेरा एक प्राइम था इंटर तक झांसी के अंदर, जिसके अंदर कोई टारगेट नहीं था कि करना क्या है मैंने। टारगेट के बाद जब मैं कोटा कॉलेज में पहुंचा हूं, तो वहां भी हॉकी का माहौल, स्पोर्ट्स का माहौल, स्पोर्ट्स टीचर सादिक अली साहब आज भी मुझे याद है, हमारे जो पीटीआई हुआ करते थे, तो उनकी देख रेख में वहाँ हॉकी खेलना शुरू किया। तो पहली बार इंटर कॉलेज टूर्नामेंट उस ग्राउंड पर हुआ, और उस ग्राउंड पे जो मैंने और मेरी टीम ने खेल खेला, उससे मेरी ख्याति बढ़ती चली गई। और मैं एक राजस्थान टीम के लिए जो सिलेक्शन हुआ पहली बार, उसमें सिलेक्शन में मैं पहुंचा। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेरे धीरे धीरे चलते चले गए। अशोक का सफर जारी था। इंडियन एयरलाइंस के साथ खेलते हुए अशोक ने 70 के दशक में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की, जब उन्होंने कलकत्ता के मोहन बागान क्लब में अपनी हॉकी स्टिक का कमाल दिखाया और फिर एशिया हॉकी टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। अशोक के इस सफर में खास सहयोग रहा इनाम उर रहमान साहब का, जिन्हें उन्होंने अपना आइडल माना। हॉकी एक बहुत पॉपुलर गेम रहा है उस दशक के अंदर, जिसमें मैं समझता हूँ कि मुझे खेलने का मौका मिला और हम लोग खेले हैं। और खेलने वाले भी कौन कौन, इनाम उर रहमान, जैसा मैंने आपसे कहा, गुरबख्श सिंह, ग्रेट गुरबख्श सिंह, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 64, 68, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 66 के एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये शख्सियत खेल रही थी उसके अंदर। एक समर मुखर्जी गोलकीपर, राइट हाफ में मेरे भाई साहब राजकुमार सिंह जो इंटरनेशनल, सेंटर हाफ में वी पेस, लेंडर पेस के फादर, वो सेंटर हाफ मोहन बागान क्लब से खेलते थे। लेफ्ट हाफ में हमारे भोपाल के वहीद दादा खेलते थे। राइट आउट सुलेमान कस्टम से जो वो खेले हैं, वो इंडिया खेले हैं रेस्ट ऑफ इंडिया से। इनसाइड राइट में जो सबसे पहली बार एक कॉलेज से निकल कर पहली बार मैंने कदम रखा मोहन बागान क्लब में। सेंटर फॉरवर्ड इकराम उर रहमान और लेफ्टिनेंट इनाम उर रहमान। लेफ्ट आउट शाहिद नूर, स्वर्गीय शाहिद नूर। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने ऐसी कला का प्रदर्शन किया था हॉकी के अंदर, जो एक जादुई थी, जो मेरे लिए भी थी, और मुझे उनके साथ एडजस्ट होना था। मैं बेसिकली इनसाइड लेफ्ट खेलता था, क्योंकि मेरे गुरु इनाम उर रहमान लेफ्ट हैंड खेलते थे, तो मैं भी लेफ्ट हैंड था। लेकिन एक ही टीम में अशोक कुमार और इनाम उर रहमान जब हो, तो या तो वो खेलें या मैं खेलूं। तो मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं थी और औकात भी नहीं थी कि मैं उनको रिप्लेस करूं, उनकी जगह मैं जाके कहूं कि आप इनसाइड राइट खेलो। तो मुझे जगह मिली इनसाइड राइट की, तो मैंने अपने आप को, अपने खेल को इनसाइड लेफ्ट से इनसाइड राइट में शिफ्ट किया। उसी टाइम मुझे एक सबसे बड़ी खुशखबरी मिली 1970 के फरवरी मार्च महीने में,
कि मेरा सिलेक्शन इंडिया टीम में एशियाड के लिए हो गया 1970 के एशियन गेम्स के लिए, जो बैंकॉक में होने वाले थे। तो ये जो इंडिया टीम मुझे एशियाड की मिली, वो मेरे लिए सबसे पहला और ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण मेरे लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट रहा। मैं उसमें खेला 1970 के एशियाड के अंदर, जिसके अंदर हम लोग फाइनल में पाकिस्तान से हमको हार मिली और हम एक सिल्वर मेडल में लेने में कामयाब हुए। एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल देश के नाम करने वाले अशोक की गोल्ड की भूख जारी थी। साल 1972 और 1974 ओलंपिक में देश के नाम 2 सिल्वर मेडल करने में अशोक कामयाब रहे। इसके साथ ही हॉकी वर्ल्ड कप 1971 और 74 के दौरान एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल अशोक की टीम यूनिटी जैसी क्वालिटी की वजह से ही इंडियन हॉकी टीम हासिल कर पाई। बार्सिलोना में हम खेलने गए वर्ल्ड कप को, और उस वर्ल्ड कप में टीम जो है ब्रॉन्ज मेडल के काबिल हुई। पहली बार वर्ल्ड कप पहला था, उसमें हम ब्रॉन्ज मेडल लेकर। जो अपनी बात कहूँ तो मैंने गोल मारने पे कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा काम था बॉल को अच्छी जगह पहुंचा देना, जहां मेरे सेंटर फॉरवर्ड और लेफ्ट इन वो अच्छे स्कोरर हुआ करते थे उस ज़माने में। जो भी लेफ्ट इन होता था किसी टीम का या सेंटर फॉरवर्ड, वही स्कोरर हुआ करते थे। इनसाइड राइट स्कोरर नहीं होता था, वो एक फीडर लाइक पूरे टीम को चलाने वाला होता था। तो वो चीज़ मैंने अपने अंदर पैदा करी थी कि मैं अपनी टीम के दूसरे लोगों से गोल करवाऊं, टीम को जीत दिलवाऊं। तो वो सब चीज़ें मैं करता था। अशोक ने उस किस्से को भी उजागर किया जब भारत की गोल्ड की भूख को 70 के शुरुआती दशक में ही पूरा किया जा सकता था, लेकिन 1971 ओलंपिक में उनके कोच द्वारा सुरजीत सिंह और उनकी हॉकी बदलने का वाकया, या फिर 1973 वर्ल्ड कप में फिजिकल फिटनेस में बदलाव की वजह से खिलाड़ियों का मनोबल करना भारत के लिए हार का सबब बन गया। 73 वर्ल्ड कप हम पहुंचे पूरी तैयारी के साथ, ऐसी तैयारी जो पहली बार फिजिकल फिटनेस के साथ। उस ज़माने में स्किल की फिटनेस होती थी, फिजिकल फिटनेस सेकेंडरी थी, दूसरे नंबर पे थी। और 73 के अंदर जो फिजिकल फिटनेस को उन्होंने नंबर 1 पे कर दिया कि नहीं, इसके हम पूरे टेस्ट करेंगे, इस टीम के जो सिलेक्शन हो रहा है। तो हम लोगों ने उसके अंदर भी अपने आप को ढाल लिया। और जो फिटेस्ट टीम थी हमारे हिंदुस्तान की, वो 73 के वर्ल्ड कप की टीम थी, जो एम्स्टर्डम के अंदर हुआ। एम्स्टर्डम के अंदर हुआ, टीम हमारी बेहतरीन खेलती हुई फाइनल तक पहुंची है, पाकिस्तान को बीच में हराया। उसके बाद 73 में वर्ल्ड कप में हमारा फाइनल मुकाबला एम्स्टर्डम से हुआ, हॉलैंड की टीम से। वो टीम स्टार्टिंग में 10 मिनट के अंदर लेट सुरजीत सिंह ने 2 पेनल्टी कॉर्नर से गोल दाग दिए, 2 गोल मार दिए, 2 गोल हो गए। हम लोग और ज़्यादा अच्छा खेलने लगे। लेकिन उसके बाद फाइनल में जो रिजल्ट निकला वो ये था कि हिंदुस्तान की टीम टाई ब्रेकर में हॉलैंड से हार गई। इन तमाम फेरबदल के चलते आखिर वो साल भी आया जब अशोक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। वो साल था 1975। अशोक और सुरजीत सिंह की जोड़ी ने वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी गोल कर हॉकी वर्ल्ड कप का ताज भारत को पहनाया और भारतीय हॉकी का डंका पूरी दुनिया में बचाया। उस मैच के अंदर मेरा जो विजयी गोल था, जो मैंने विनिंग गोल किया था, वो एक विजय सूचक रहा है, जिसने वर्ल्ड कप को हमारे हाथ में आने का मौका दिया। तो पहला गोल पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान 1 गोल से लीड लिया था इंटरवल तक। इंटरवल में मेरी नोकझोंक भी हुई मेरे कप्तान के साथ, अजीत पाल सिंह जी के साथ, कि भाई हम इनसे नहीं जीत सकते और हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने जो थोड़ी हार्ड सख्त बातें होती हैं वो उनसे करी उस इंटरवल के अंदर, कि अभी 35 मिनट बाकी हैं, हम जीतेंगे इनको। तो वो हौसला मैंने क्रिएट किया वहाँ। और सुरजीत सिंह का पहला इक्वलाइजिंग गोल उसमें हुआ है पेनल्टी कॉर्नर से, और विनिंग गोल बाद में करीब 10-15 मिनट बच रहे थे तब मेरा हुआ है। और वो विनिंग गोल जो है 18 मिनट काटने मुश्किल हो गए। तो उसके बाद जो गोल किया है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ वो 17-18 मिनट नर्वस सिस्टम डाउन हो रहा था कि हम कहीं गोल ना हो जाए, कहीं गोल ना हो जाए, वो क्योंकि वो अटैक कर रहे थे। बहरहाल 75 का वर्ल्ड कप मेरे लिए था, एक इंडियन हॉकी के लिए भी बहुत बड़ा एक मिसाल थी कि हिंदुस्तान की टीम जीती है। हॉकी वर्ल्ड कप भारत के नाम करने वाले अशोक बताते हैं कि देश आने के बाद जब पहली बार वो अपने बाबूजी मेजर ध्यानचंद से मिले तो देश प्रेम में लीन पिता का प्यार पाकर अपने को भावुक होने से वो रोक नहीं पाए। वहीं दूसरी ओर शुरू हुआ अशोक का वो सफर जिसके हकदार वो आज तक हैं। जितने मेरे मेडल्स थे, वो सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, चाहे वो वर्ल्ड कप के 3 मेरे मेडल्स हों, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक का मेडल हो, 3 एशियाड के मेडल हो, वो कभी भी नहीं दिखाए। जब 75 वर्ल्ड कप में पहुंचा हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि
मेरी माँ लेने आई थी। उसके बाद मैं ट्रेन से झांसी पहुंचा हूँ। झांसी ट्रेन में मुझे पहली बार कार में बैठने का मौका मिला वहाँ। मैं जब घर में पहुंचा हूँ तो दरवाजे के बाहर, घर में हमारा घर का दरवाज़ा वो करीब 20-30 फीट का सामने का पोर्शन है, और उसमें एक छोटा सा गैलरी अंदर जाने के लिए। देखा तो बाबूजी खड़े हुए हैं, तो उनके मैंने पैर छुए। जब पैर छुए तो उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पे और पीठ पे हाथ रखा और 2 बार टैप किया। बस यही मैं समझ गया कि इन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा जो है वर्ल्ड कप जीत के आया। तो ये वो चीज़ थी जो बिना लफ्ज़ों में उन्होंने मुझे दी और मैंने महसूस करी। वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में अशोक का सफर इसके बाद भी जारी रहा, लेकिन हॉकी का स्तर दिनों दिन नीचे करना उनके लिए एक चुनौती बनकर उभरा। बावजूद इसके सारी चुनौतियों का सामना करते हुए अशोक ने 1978 एशियन गेम में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, और इसके बाद अशोक के लिए चुनौती का नया दौर शुरू हुआ। वर्ल्ड कप फिर घासी ग्राउंड पे हो गया। घासी ग्राउंड पे हुआ, वो भी अर्जेंटीना के अंदर था 78 वर्ल्ड कप। और उसके अंदर जब हम गए तो हमारे, जैसा मैंने आपसे कहा कि आधे टूर्नामेंट्स तो हम इसलिए हारे कि हमारे सिलेक्शंस जो बच्चों का होता था वो कहीं क्षेत्रवाद के ऊपर होता था कि भाई प्रेसिडेंट अगर मेरा पंजाब का है तो पंजाब के लड़के उसमें आने हैं, अगर मेरा प्रेसिडेंट महाराष्ट्र का तो उनके बच्चे आने हैं, अगर प्रेसिडेंट साउथ का है तो उनके बच्चे आने हैं। तो ये जो चीज़ें चलती रहीं, इसने उस हॉकी को, जो जीतने वाले हमारे मौके थे उनको हमको जीतने नहीं दिया। और पैसे के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। $3 हमको TADA मिलता था ओलंपिक के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर $5 75 वर्ल्ड कप में, 76 वर्ल्ड कप में $5 हो गया था। तो ये हमारा एक मॉनेटरी हमारा अचीवमेंट था कि हाँ भाई $5 आपको मिलने रोज़ के। तो पैसे की तरफ ध्यान किसी का नहीं था, हमारा सबका ध्यान था हमारी जीत के ऊपर, हमारे वो मेडल्स के ऊपर जो हमारे पूर्वज लेके आते थे। हमारे लोगों ने, हमारे खिलाड़ियों ने इस देश को जो मेडल्स दिए, तो हमने भी वो कोशिश की कि वही मेडल्स हम लेकर पहुँचे। लेकिन कई चीज़ें शामिल होती हैं इस काम के लिए, जो शायद मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं हो पाई जो मैं करना चाहता था, और इस देश को मेडल्स गोल्ड के रूप में लाना चाहता था, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। तो उसका मुझे दुख तो है ही, लेकिन कोशिश ये है कि अब आने वाले वक्त में जो हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये इसलिए ना खेलें कि इनको इंडिया टीम से खेलना है, ये इसलिए खेलें कि इनको इंडिया टीम के लिए गोल्ड मेडल लाना है। 70 के आखिरी साल में हॉकी टीम की कप्तानी करने वाले अशोक साल 1979 के बाद फिर कभी टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नहीं दिखे। वजह रही हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की चमक पर ग्रहण लगना। भ्रष्टाचार में धंस चुकी हॉकी फेडरेशन का अशोक को फिर कभी ना बुलाना उन्हें आज तक चौंकाता है। 1980 में बाबूजी की डेथ हुई। डेथ के बाद क्योंकि सारी जिम्मेदारी झांसी के अंदर फॉर्मेलिटीज़ थी, मेरा नाम कैंप के अंदर था, जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम डिक्लेयर हो रही थी उसमें मेरा नाम शामिल था। और मुझे याद है कि उस 10-15 दिन के गैप के बाद मैंने जब उनको इन्फॉर्म किया, इंडियन हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी को, कि मैं कैंप में आना चाहता हूँ अभी, तो उन्होंने बड़े सिंपल वर्ड में कह दिया कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी मेरे लिए कि मेरे उस 10 साल के जो सफ़र था मेरा खेल का, उसको बिल्कुल से ज़मीन पे लाके खड़ा कर दिया। हॉकी से संन्यास लेने के बाद भी अशोक का सफर एक कोच की हैसियत से कायम रहा। उनके उम्दा खेल प्रदर्शन के चलते उन्हें विदेशों से कोच के कई ऑफर आए, लेकिन पिता की तरह ही हिटलर के ऑफर को नकारने के वाक्य पर अमल करते हुए उन्होंने भी अपना सारा जीवन देश को ही समर्पित किया। एक टाइम ऐसा भी आया कि जब मैं देश की हॉकी के देश को छोड़कर बाहर जाने के लिए तैयार था, जहां मुझे $250 मिल रहे थे क्लब के अंदर, जहां मुझे दूसरी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन मुझे KD सिंह बाबू साहब ने ये कह के मना कर दिया कि अशोक, तुम्हारे पिताजी ने कभी ये बात नहीं सोची जब उनको हिटलर ने बोला था कि तुम जर्मन में आ जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई कि तुम इस देश की हॉकी छोड़कर इटली जाना चाहते हो वहाँ की प्रोफेशनल लीग खेलने के लिए। तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया आइडिया को, जबकि $250 मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसा था। मुझे $50 की तनख्वाह इंडियन यहाँ पर मिलती थी इंडियन एयरलाइंस में। फिलहाल पिछले कई साल से अशोक मध्य प्रदेश राज्य पुरुष अकादमी के साथ जुड़कर
हॉकी के चाहने वाले खिलाड़ियों को मार्गदर्शन के साथ हॉकी को बढ़ावा दे रहे हैं। साल 1974 में अर्जुन अवार्ड से नवाजे जा चुके अशोक के मेडल और अवार्ड्स की संख्या इतनी है कि इन्हें याद भी नहीं। हाल ही में यश भारती सम्मान से इन्हें नवाजा जा चुका है। रिटायरमेंट के एक दिन पहले मुझे मध्य प्रदेश सरकार का एक ऑफर आना कि हमारी एकेडमी, वो लोग एकेडमी स्थापित करना चाह रहे थे हॉकी की, कि अशोक जी आप हमारे एकेडमी में आएँ और ये एकेडमी को आगे बढ़ाएं। तो वो 2007 का जब मेरा रिटायरमेंट था 31 मई, और 1 जून को जो मेरा बर्थडे भी है, उस दिन को मेरा ज्वाइनिंग मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर। तो वो बदलाव मेरा एक एज ए कोच और एज ए प्रोफेशनल कोच मैं कह सकता हूँ, वो जो मेरा हुआ है वो एक बेहतरीन, मैं कहूँ तो बदलाव था मेरे जीवन का। और मुझे खुशी है कि मैं मध्य प्रदेश एकेडमी के साथ जुड़ा हूँ और उनके बच्चे हॉकी में मेंस के अंदर आगे बढ़ना और टीमों में पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। जो मेंस हॉकी के बच्चे हैं, क्योंकि बहुत कंपटीशन है पूरे देश के अंदर, पंजाब ले लें, हरियाणा ले लें, हम महाराष्ट्र ले लें, कर्नाटका ले लें, यूपी ले लें, और इस तरह मध्य प्रदेश ने तरक्की करी। आज 4-5 बच्चे हमारे इसके अंदर जा चुके हैं, टीमों में खेल रहे हैं। और ये सब श्रेय इसलिए जाता है, सबसे बड़ी बात, जब मैं पहुंचा तो सीएम साहब जो मुझे कभी नाम लेके नहीं बोला, उन्होंने अशोक भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। एक इतने ऊंचे शख्स के लिए जो चीफ मिनिस्टर स्टेट का हो, वो सीधा नाम ना ले अशोक भाई साहब। हॉकी का तिरंगा एक बार फिर दुनिया में लहराए। पिता चाचा के नक्शे कदमों पर चलकर जैसे इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, आने वाली पीढ़ी भी उसका पालन कर सके और देश का नाम रोशन करे, यही इनकी तमन्ना है और आरज़ू भी।